हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज की क्लास में हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपके लिए यूजफुल होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आपको बताना है खेल विधि। ऑब्वियसली खेल विधि जो है वो छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी तक ही होगी। वैसे खेल खेल में सीखना प्री प्राइमरी में चलता है ना। तो खेल खेल में सीखने वाली विधि कहाँ तक चलेगी? आपकी प्री प्राइमरी में चलेगी। तो खेल विधि, इससे क्या होता है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर नहीं, शारीरिक शिक्षा का इसके खास सिद्धांत ऐसा कुछ नहीं है, कार्यक्रम के सिद्धांत नहीं है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत नहीं, शिक्षण की विधियों से भी इसका कोई संबंध नहीं है। शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत से इनका कोई नहीं, बट इसका मतलब है वृद्धि विकास, बच्चे का वृद्धि हो और बच्चे का विकास हो। अगर बच्चे का विकास हो पा रहा है तो, और खेल के साथ ही वो बहुत सी चीज़ें भी सीख लेता है, जैसे कि मान लीजिए ग्रुप में रहना, है ना, समन्वय करना। दूसरी चीज़ सभी के मतलब कह सकते हैं कि ग्रुप में एक दूसरे से सीखता भी है बच्चा बहुत कुछ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया संबंधित है। मैंने आपको कई बार बताया ये रीडिंग डिसेबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे हैं, यानी कि जिनको स्पेशल अटेंशन की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों की शिक्षा का कैसा प्रबंध होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में अगर आप उनकी शिक्षा करवाएंगे तो उन्हें ये लगेगा कि भाई हमें कुछ कमी है, हम स्पेशल हैं, हम पे अलग से ध्यान दिया जा रहा, हमको मतलब हीन भावना उनमें पैदा होगी। इसलिए विशेष विद्यालय हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, विशेष शिक्षक भी उनके लिए नहीं। समावेशी इंक्लूसिव, समावेशी यानी समावेश करना, है ना, सभी को एक साथ पढ़ाना एक ही छत के नीचे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की इसमें बात है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। क्वेश्चन नंबर डाल नहीं पाया। अधिगम के प्रक्रम में प्रेरण है, अभिप्रेरणा से बेसिकली प्रेरणा साइकोलॉजी में प्रेरणा बोलते हैं इसको, अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरणा, मोटिवेशन बोलते हैं। तो मोटिवेशन का प्रक्रम क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज करता है? नहीं। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, नहीं अलग करता है? नहीं। एक दिशी रूप में सोचें, मतलब एक ही दिशा में आप सोचते चले जा रहे हैं, है ना, ये भी नहीं। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि, सबसे मेन काम है मोटिवेशन का इंटरेस्ट क्रिएट करना, है ना, इंटरेस्ट क्रिएट करना। अगर किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर दिया आपने तो वो उस पर्टिकुलर काम में इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस के साथ आपको इन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, तो आप अगर चाहें तो उनको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। कक्षा 5 की न्यू दृष्टि वाले बच्चे को उसकी यानी कि उसको कम दिखाई देता है, न्यू दृष्टि है, कक्षा 5 का बच्चा है, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। गलत है। उसमें दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। दैनिक कार्य में मतलब कैसे? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना है। हमें दैनिक कार्य में वो क्या कर रहा है उसके माता पिता, उससे मतलब नहीं है, हम स्कूल के अंदर की एक्टिविटी को देखेंगे। तो सामान्य बच्चों के साथ उसे जैसा उसके साथ बिहेव करना चाहिए, ताकि उसे स्पेशल ना लगे कि भाई हमें तो दिखता नहीं है और हम कमज़ोर है, हीन भावना पैदा ना हो। तो उसके लिए स्पेशल हम लोग कुछ सहायक सामग्री यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जिसको सुनाई नहीं देता उसके लिए हम लोग दृश्य सामग्री यानी उसे दिखा के हम लोग पढ़ा सकते हैं, और जिसे दिखाई कम देता है उसे ऑडियो विजुअल यानी कि जिस ऑडियो सामग्री जिसके द्वारा वो सुन सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है। तो श्यामपट्ट यानी कि आपका ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सामग्री के किस समूह में रख सकते हैं हम लोग? तो शब्द दृश्य तो होता नहीं, शब्द तो उससे सुनाई तो देता नहीं ब्लैक बोर्ड से, शब्द दृश्य से यहाँ पे भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम देख देख के सीख सकते हैं उससे, तो दृश्य सामग्री में आ जाएगा श्यामपट्ट।
यानी कि ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण में कुशलता श्यामपट्ट पर लिखना, शिक्षण में कुशलता नहीं है। श्यामपट्ट तो कोई भी लिख लेता है, बच्चे भी लिख लेते हैं। प्रश्नों को हल करना, कई बार बच्चे भी हल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करना, प्रश्न पूछना क्या जाएगा हमारा, यानी दक्षता है शिक्षण में ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में जो शिक्षार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपको पढ़ना है, आंसर दीजिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कहते हैं। कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह नहीं। कक्षा के बाद आप क्या करेंगे, क्या आप उसे स्पेशल क्लास दे रहे हैं कक्षा के बाद? ऐसा नहीं है, इससे तो कुछ ही बच्चे सीख पाएंगे। जहाँ कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित, चर्चा में भाग लेने से प्रश्न पूछने का कोई संबंध नहीं है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, लगातार प्रश्न पूछेगा तो फिर पढ़ेगा कब, प्रश्न ही पूछता रहेगा। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित नहीं। इसका आंसर है, इसका आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 है। अब ऑप्शन नंबर 3 क्यों है कि प्रश्न यहाँ पे इन ऑप्शंस के हिसाब से तो वैसे लगातार प्रश्न पूछना ठीक बता रहा है, वैसे लगातार वर्ड कुछ थोड़ा सा अपोजिट है तो फिर भी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में यही है कि बच्चा प्रश्न पूछता रहे। इससे ये लगता है कि बच्चे की रुचि को दर्शाता है कि भाई हाँ, बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है और बच्चे में जिज्ञासा है कुछ सीखने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का, किंडरगार्टन यानी केजी, जिसको हम लोग बोलते हैं केजी, जिसके जनक कौन है? फ्रोवेल, है ना। फ्रोवेल जर्मनी के थे, जो बेसिकली जर्मनी के थे, और इन्होंने बच्चों का उद्यान यानी एक खेल का बगीचा बनाया। बगीचा कहा मतलब एक बगीचा की तरह बच्चों को रखिए कि वो छोटे छोटे क्या है, फूल हैं, वहीं पे उनकी सिंचाई होती रहेगी। कहने का मतलब वहीं पे वो ट्रेंड होते रहेंगे, है ना। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? एक पेरेंट्स कभी नहीं आते हैं बच्चे के बारे में जानने के लिए, बच्चे की उपेक्षा करेंगे? नहीं, बच्चे की बुराई नहीं करेंगे। अभिभावक को लिखेंगे? ये भी नहीं। बच्चे को दंड देना? ये तो बिल्कुल ही नहीं। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऐसा कहा गया है कि आप अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप बच्चे की स्थिति उन्हें बताने के लिए, अवगत कराने के लिए आप स्वयं उनसे मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है तो बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। नहीं, वयस्कों के बराबर तो बच्चे कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी सोच लेवल अलग होता है। एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी कि बच्चों की सोच और मतलब वयस्कों की सोच में अंतर क्या होता, तो इसका आंसर ये होता है कि बच्चे की सोच और वयस्कों की सोच में मात्रा में नहीं बल्कि क्वांटिटी में सेम होती है, बट क्वालिटी में डिफरेंट होती है ना। उतना ही बच्चे सोचते हैं जितना कि बड़े सोचते हैं, बट बच्चों का दिमाग मान लीजिए ये शैतानी करना, वो तोड़ फोड़ करना, या भागना, वहाँ घूमना, ये सब सोच करेंगे, बल्कि वयस्क क्या करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे सोचते हैं। तो बस क्या मतलब कहने का ये कि दृष्टिकोण उनका अलग अलग होता है, क्वालिटी अलग अलग होती है, लेकिन उतनी ही मात्रा में बच्चे भी सोचते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाना जाता है। ये भी नहीं है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि नहीं है। बचपन वृद्धि परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। देखो सही बोला, जो आपका बचपन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि और परिवर्तन होते हैं, है ना। बच्चे क्या करता है, खेल खेल में बहुत सी चीज़ें सीखता है। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पांचवी कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अत्यधिक परामर्श दिया जाता है कि। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रमाणीकृत पठन परीक्षण, यानी आप उसका क्या कर रहे हो, परीक्षण ले रहे हो बच्चे का कि वो पढ़ने में कैसा है ना। तो इसके लिए आप 5वीं क्लास का बच्चा है और शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि मतलब आप कैसे उनका परीक्षण करेंगे कि वो पढ़ने में कैसा है बच्चा, प्राइमरी का बच्चा है ना।
तो उन्हें उन्हें क्या परामर्श दिया जाता है? बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों को ये बोल दो। बच्चे क्या जाने महत्वपूर्ण है या नहीं है, वो तो प्राइमरी के है ना। नहीं। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। नहीं, उत्तर देना और प्रश्न पूछना या आप अनुमति, ये सब क्या है? नहीं है कुछ। चिन्हित करना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। नहीं, छोटे छोटे पाठ आप सिखा दो और फिर उनसे बोलो कि भाई हम तुम जैसे जब पूछेंगे तो तुम ये पोएम हमें सुना देना, तो हम तुम्हें शाबाश कह देंगे, है ना। ये गलत है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना, है ना। आप बच्चे को क्या करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, उसे तैयार करिए कि बेटा इस तरीके के प्रश्न, मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है ना। ये सब चीज़ें हैं। एक प्रमाणीकृत पठन की विशेषता है कि अध्यापक परीक्षण में आने वाले इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्र को अभ्यास करा देते हैं। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, ठीक है। ये हो गया। आगे 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। असंगठित यानी जो फैमिली क्या नहीं हो, जो न्यूक्लियर टाइप फैमिली हो, है ना, जिसमें सब लोग एक साथ नहीं रहते हो, आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। अनुशासन एवं आत्मीयता जैसे गुणों के वहाँ बच्चा ना तो स्वतंत्र करता ना ही सफल हो सकता है। तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। इसका रीज़न है स्वतंत्र अध्ययन में प्रॉब्लम होगी उस बच्चे को जो असंगठित परिवार से। कई लोग क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो बच्चे क्या है, फैमिली में घर से ही बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, अनुशासन, अच्छी गुड कम्युनिकेशन, बहुत सी चीज़ें घर में ही डेवलप हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी न्यूक्लियर फैमिली है, मम्मी और पापा हैं, तो बच्चा उनसे क्या सीखेगा? जो वो सिखाएंगे उतना वो कुछ ऑब्जर्व, बच्चा सीखता नहीं है, बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है वातावरण से, है ना। तो वातावरण अगर उसे कहीं ना कहीं जैसा मिलेगा वो वैसा सीखता चला जाएगा। तो स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई होती है क्योंकि वो चीज़ें उसमें पहले से बचपन से डेवलप नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे? नहीं। अगर वो बुद्धिमान है तो क्या वो पढ़ाई नहीं करे? वो विद्यालय में क्या करेगा आगे जब बुद्धिमान है तो, है ना। आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं ना, उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे, ये भी नहीं है अतिरिक्त क्यों देंगे भाई, उससे जो आता है उससे आगे का सिखाइए। आप किस चीज़ में बुद्धिमान है, उसके आगे भी तो कुछ होता होगा, वो पढ़ाइए आप। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करें, मतलब कि जितना वो कर चुका है उसके आगे का उसे पढ़ाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, चित्तवृत्ति यानी कि कुछ बच्चे क्या है कि जब पढ़ाया जा रहा क्लास में वो ध्यान उनका उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? आप बाध्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। अब टीचर के हाथ में बच्चे का पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चे के हाथ में है कि वो पढ़ना क्या चाहता है ना। तो यहाँ पे आप बाध्य नहीं कर सकते हैं उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए, कहीं नहीं, ये भी नहीं कर सकते आप। अगर वो क्लास में आए हैं तो उन्हें आपको झेलना ही है, चाहे वो कैसे भी हो, है ना। उन्हें कैसे ना कैसे करके उन्हें पढ़ाना है, उन्हें चेता। और जिस चीज़ में इंटरेस्ट लें, कई बच्चे क्या होते हैं, लोग स्टडी में नहीं निकलते, कई बच्चे खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं प्रदर्शन, कई बच्चे सिंगिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कई बच्चे डांसिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, कोई बच्चे लेखक बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें बाध्य करें कि वो आपकी रुचि के अकॉर्डिंग काम करें, वो अपनी रुचि से काम करेंगे बच्चे। उन्हें चेतावनी देंगे नहीं, वार्निंग तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। उन्हें उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उनकी रुचि को देखेंगे आप कि भाई ये बच्चा के लिए ये सही है। तो इस तरीके से आप काम करवाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ताकि वो बोर भी ना हो, उनकी रुचि को भी ध्यान में रखा जाएगा और आपका सब्जेक्ट भी ध्यान में रखा जाएगा कि भाई आप ये सब्जेक्ट के टीचर हो, आप ये एक्टिविटी करा रहे हो बच्चे से, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है, वह स्तर जिससे बच्चा सीखने
सीखने वह स्तर जिससे बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो वो लेवल आपको बताना है जिससे बच्चा क्या करता है, किसी घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो संवेदन प्रणोद अवस्था ये इसमें नहीं होता है, ये पियाजे के अनुसार संवेदन प्रणोद अवस्था यानी फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर यानी 0 to 2। फिर दूसरी आपकी प्री ऑपरेशनल यानी 2 से 7 वर्ष कुछ बताई हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल, फिर SPC से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, ये थर्ड अवस्था है। इसमें बच्चा क्या करने लगता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, कॉन्क्रीट मतलब जो चीज़ें उसे दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें वो देख पा रहा है ना। तो ये कुछ अवस्था थर्ड है यानी 7 से 11 की अवस्था है ना, 7 से 11 वर्ष की अवस्था अकॉर्डिंग टू द पियाजे। तो इसमें क्या होता है, बच्चे मूर्त चीज़ों को देख कर उसके बारे में सोचना लग जाता है, तर्क करने लग जाता है। तो ये स्टेज हो जाएगी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, है ना। और दूसरी होती है फॉर्मल ऑपरेशन यानी 11 से कुछ 18 साल तक के लिए पियाजे ने ये बताई है ना। तो ये एक बात हुई, आई होप सभी को समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। बौद्धिक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात पियाजे ही करते हैं, उसके बाद वाइगोत्स्की ने भी, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ 4 स्तर नहीं बताए हैं, 4 स्तर की बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बौद्धिक विकास के पियाजे के बाद जो स्तर बताए हैं वो जेरोम ब्रूनर ने बताए हैं। कौन से, जेरोम ब्रूनर ने कुछ स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सी बताई है, आइकॉनिक, कुछ 3 स्टेजेस बताई हैं, दूसरी सिंबॉलिक, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, और एक और थर्ड बताइए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये कुछ 3 स्टेजेस बताई हैं, जो किसने बताई हैं, जेरोम ब्रूनर ने, बट सबसे पहले पियाजे ने कुछ 4 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। तो ये एक बात हुई, ये आप पढ़ भी सकते हैं। 22-23 में जब जीन पियाजे अल्फ्रेड बिने की प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर कार्य कर रहे थे, उसी समय उन्होंने संज्ञान विकास के सिद्धांत का प्रकाशन किया था, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो बच्चे वयस्क नहीं है यानी क्या है, अपनी टीनेज में चल रहे हैं, है ना, टीनेज से पहले मतलब 18 से कम के अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में, ऐसे बच्चों को आपको लर्निंग करवाना है, तो टीचर्स उसमें क्या रोल कर सकते हैं। टीचर एक निषेधात्मक रोल नहीं, निषेधात्मक मतलब मना करना, रोकना, है ना। संवेदात्मक, संवेदात्मक तो आपका क्या होता है, टीचर होता है, बट यहाँ पे पूछ रहा अभिभावक क्या रोल कर सकता है। तो अभिभावक कर सकता है अग्र सक्रिय। अग्र सक्रिय हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होना चाहिए, है ना। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में मार्गदर्शन और निर्देशन, यानी अग्र सक्रिय यानी सबसे आगे से आगे एक्टिव होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि बच्चा अब आपको ये करना है ना। उनके लिए कह सकते हैं पिलर तैयार करना पड़ेगा। सक्रिय रूप से सजग रहते हुए बच्चे की रुचि एवं क्षमता और जिज्ञासा पर नजर रखनी चाहिए, ताकि शैक्षिक रूप से प्रगति होती रहे, है ना। ये एक बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से क्या परिभाषित करता, कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। आपको बताना है कि किस एक्टिविटी में से, इन चारों में से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है। खेल के मैदान में नहीं, खेल में तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, शारीरिक क्रियाएं ज़्यादा करेगा बच्चा, दौड़ धूप करेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा। ऑडिटोरियम में भी, खेल के मैदान में, इन सब में नहीं होगा। गृह में, घर में भी उसका दिमाग का विकास उतना नहीं होता, जबकि विद्यालय कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब इसका रीज़न क्या है, विद्यालय परिवार में संज्ञान में संवेदन प्रत्यक्ष, मान लीजिए किसी ने एक क्वेश्चन दिया उसको, तो वो सोचेगा, दिमाग करेगा। मान लीजिए क्लास में क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वो क्या करेगा, भाई हमें आंसर देना है, दिमाग लगाए, या फिर होमवर्क उसको मिला है तो वो वहाँ पे सोचेगा, है ना, लर्न करेगा, सीखेगा, एक्सप्लोर करेगा, अन्वेषण करेगा, खोज करेगा, एक दूसरे से सीखेगा बच्चा, है ना। तो ये सारी मानसिक क्रियाएं कहाँ पे होगी, चिंतन करेगा, है ना, सब वहाँ पे होगी, स्कूल में और कक्षा में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है।
डैश अनुप्रेरित शिक्षण, अनुप्रेरित यानी आप मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे को, प्रेरित कर रहे हैं। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति नहीं, अगर बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं उससे कोई मोटिवेट नहीं होता है, क्योंकि भीड़, हाँ वैसे ओरिजिनलिटी में तो यही हो रहा है, जहाँ पे भीड़ जाएगी सब लोग वहीं पे जाएंगे। बट कक्षा शिक्षण में एक संकेत के रूप में विवेचित, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य नहीं, ये भी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, विद्यार्थी कक्षा में पूर्ण नीरसता, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित, यानी आप क्वेश्चंस उनसे पूछ रहे हैं उन्हें विद्यार्थियों द्वारा, तो वो अनुप्रेरित हो रहे हैं यानी मोटिवेट हो रहे हैं, है ना, इंगेज्ड हो रहे हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। बच्चे को आप क्या करना चाह रहे हैं, उसकी रुचि बनाए रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, श्यामपट्ट प्रयोग करने से बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, चर्चा से भी नहीं लेगा, कहानी करना, यहाँ पे प्रश्न पूछना एक मतलब पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ ब्लर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है। विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट होगा उनका, यह शिक्षकों के लिए कम आसान करेगा, शिक्षकों का काम आसान करेगा, बच्चे मतलब टीचर्स के लिए इजी हो जाएगा कि बच्चे खेलते रहे, उन्हें टीचर को पढ़ाना ना पड़े, यह समय बिताने में सहायक, टाइम पास करने के लिए तो आप स्कूल में जाते नहीं हो, समय बिताने के लिए नहीं जाते हो ना, यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे में कोऑपरेशन की भावना उसमें डेवलप होगी कि वो एक दूसरे का सहयोग करें, और संतुलन की भावना, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ये भी हो सकता है, लेकिन सहयोग और संतुलन ज़्यादा होगा क्योंकि बच्चे वहाँ पे ग्रुप में खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ क्वेश्चन को। ओके जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया सीटेट के अंदर। परिवार कैसा साधन है, अनौपचारिक साधन है, आप लोग याद कर लीजिए। एक तो फॉर्मल जो हमारा क्या होता है, स्कूल होता है। फॉर्मल क्या होता है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। फॉर्मल वो होता है जहाँ पे आप किसी बंधन में, किसी समय सीमा में, किसी टीचर के साथ, किसी शिक्षक के साथ, है ना, किसी विषय सामग्री से जुड़े हुए आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। यानी आपका टाइम बाउंडेशन है कि भैया आप 2 बजे तक ही स्कूल में रह सकते हैं, उसके बाद आप स्कूल में अगर 10 बजे, 8 बजे या फिर आप 5 बजे स्कूल में जाकर पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते, है ना। या आप सोचे कि भाई ये टीचर फिज़िक्स पढ़ाता है, ये टीचर हमें, या फिर ये टीचर हिंदी पढ़ाता है, ये टीचर हमें घर क्या बोलते हैं कि ये टीचर हमें 5 बजे पढ़ा दें, ऐसा नहीं है। जब उसका पीरियड होगा भाई वो तभी पढ़ाएगा। विद्यालय का समय है 8 बजे, तो आप विद्यालय में 10 बजे जाके शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बंधन में बांध के एक आपको औपचारिक रूप से शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो ये आपका हो गया विद्यालय। अब यहाँ पे अनौपचारिक रूप, यहाँ पे आप कोई समय बाउंडेशन नहीं, कोई शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं, कोई शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, और आप अनायास ही सब कुछ सीखते जा रहे हैं, यानी बहुत सी चीज़ें सीखते जा रहे हैं, है ना। कोई सिलेबस नहीं, बहुत सी चीज़ें आप बिना किसी प्रयत्न के आप सीखते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा यानी ओपन स्कूलिंग हो गया इसमें ना, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सोशल वैल्यूज़ आपको बच्चे में डेवलप करनी है, आप क्या करेंगे। क्वेश्चन क्रॉप हो गया है, आगे है यहाँ से आपका, हाँ जी। शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, भाई बोलने से आपने बोल दिया, उनने सुन लिया, कान से उड़ा दिया, लेकिन उनमें मूल्य डेवलप नहीं हो पा रहा बच्चे में। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, नहीं, अनुशासन में रहना जरूरी नहीं है वो आपके डर से अनुशासन में रह रहा हो बच्चा,
और आप क्लास से जाएं और फिर वो ऐसी मतलब मिसबिहेव करने लग जाए, तो ये कोई अनुशासन थोड़ी ना होता है, तो डर होता, जबरदस्ती आप बच्चे से ऐसा करवा रहे हो, यानी भय प्रकट करके आप करवा रहे हो। तो अनुशासन की अनुभूति आप अगर कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें सामाजिक मूल्य हैं, हो सकता है वो बाहर कोई ऐसी भी गतिविधियाँ करता हो जिसमें वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी करता हो बच्चा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने बैठा है तो अगर ठीक तरीके से बैठा है तो वो अनुशासित है। उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, कहानियाँ से तो कई बार बच्चा एंटरटेनमेंट करके और हंसते मतलब हंसी मजाक का साधन बना लेते हैं। तो ये भी नहीं है, उनके सामने आप ऐसा मतलब कह सकते हैं कि उनके सामने खुद को ऐसा पेश करिए, खुद का चरित्र ऐसा दिखाइए, खुद को उनके सामने ऐसा प्रदर्शित करिए ताकि वो आपके चरित्र से सीख सकें, आपके कि हमारे टीचर ऐसा करते हैं। क्योंकि बच्चा हर एक्टिविटी टीचर की नोटिस करता है, तो आप जैसा व्यवहार क्लास में करेंगे वैसे ही मूल्य भी बच्चे में डेवलप होंगे। तो ये बात टीचर के लिए भी ध्यान रखने वाली हो सकती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आपको बताना है कि टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो अनुशासन बनाए रखना, मैंने आपको पहले ही बताया, अनुशासन बनाए रखना टीचर, ठीक है अनुशासन में रहना चाहिए बच्चों को, लेकिन आप अनुशासन उन पर थोप नहीं सकते। वो बच्चे के खुद के विचार है कि भाई वो अनुशासन में रहना चाहता है या अनुशासन में उसे रहना चाहिए, खुद से पैदा होना चाहिए उसके अंदर ऐसे विचार। समयानुवर्ती होना, समय के अनुसार चलना, मतलब समय के अनुसार काम करना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, सुबकता होना, गुड स्पीकर होना भी टीचर के लिए हाँ ज़रूरी है, बट गुड स्पीकर होना ही सब कुछ नहीं। विद्यार्थी जो अपनी टीचिंग के दौरान या लर्निंग के दौरान जो कठिनाइयाँ फेस कर रहा है उसको सॉल्व करना ही टीचर का सबसे पहला काम है ना, सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लें। अति सक्रिय बालक है, अति सक्रिय बालक कौन से, एक अति सक्रिय बालक पर अनुशासन बनाए रखने एवं निर्देशन देने के लिए उसे कक्षा संबंधित कार्य को करने का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। कोई बच्चा ओवर एक्टिव है ना, तो उसको थोड़े कुछ काम बताओ, ड्यूटीज़ दो उसके अंदर, ताकि उसके अंदर क्या वजनदारी हो, उसके अंदर क्या चीज़ पैदा हो जाए कि भाई हमें जिम्मेदार बन जाए वो, है ना। तो ये काम ज़रूरी है। पंक्ति में बिठाएंगे, लाइन में बिठाएंगे और कड़ी नज़र रखेंगे नहीं, आपकी नज़र यहाँ जाएगी फिर वो वहाँ पहुँच जाएगा, बात तो नहीं ठीक लग रही यहाँ पे। उसी कक्षा में कोने में बैठने की जगह नहीं, कोने में बैठने से तो उसमें कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा वो जिद्दी बन जाएगा। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम नहीं। वही चीज़ है कि आप किसी एक्टिविटी में उसे एंगेज रखिए ताकि वो उसके अंदर हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, कंसंट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, एकाग्रता, इंटरेस्ट, अनुशासन में रहना, ये सब चीज़ें उसमें डेवलप हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आप उससे कोई और काम तो करवा नहीं सकते क्लास में, भाई ब्लैक बोर्ड साफ करो, है ना, ये सब चीज़ें आप उससे कुछ कर्तव्य उसे बता दो, ड्यूटीज़ बता दो जिनसे वो अपने आप को चेंज कर पाए। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणता आधारित होती है। पृथक पृथक डिफरेंट टाइप के समजातीय समूह, समजातीय मतलब होमोजीनियस ऐसे होते हैं जिनमें बच्चे क्या होते हैं, एक ही टाइप के बच्चों को का ग्रुप बना दिया जाता है कि भाई इनकी क्षमताएं ना कुछ चीज़ों में ये बच्चे एक से। और हेट्रोजीनियस दूसरा होता है, हेट्रोजीनियस में होता है विषम जाति, यानी कुछ अलग अलग टाइप के बच्चे एक साथ बिठा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे होमोजीनियस की बात हो रही है। होमोजीनियस समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति अवधारणा आधारित होती है। अभिभावकों की चित्तवृत्ति, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति, दूरदर्शन के प्रभाव, सहोदरों की अभिव्यक्ति, सहोदर यानी उनके भाई बहन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उनके अभिभावकों की चित्त प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया, आप क्या करेंगे। कम दिमाग के बच्चे हैं, जड़ बालक, मंदबुद्धि बालक, तो आप क्लास में क्या करेंगे। उन्हें विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, नहीं भाई आप मना तो कर ही नहीं सकते, आप टीचर हैं, आपको पढ़ाने के लिए भेजा है तो आपको पढ़ाना तो पड़ेगा, चाहे वो मंदबुद्धि हो या फिर प्रखर बालक हो या फिर क्रिएटिव चाइल्ड हो,
इनको हम लोग बोलते हैं सृजनात्मक बालक हो या फिर वो साधारण बालक हो, आपको सभी को पढ़ाना है। अब तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। प्रधानाध्यापक कौन है? किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि नहीं, आप मंद बुद्धि बालकों को मंद बुद्धि कक्षा में किसी कक्षा में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ना किसी स्पेशल टीचर के पास भेज सकते हैं। समावेश, समावेशी का मतलब होता है समावेश, सबको बिठाना है एक ही छत के नीचे, आपको शिक्षा देनी है, चाहे वो मंद बुद्धि हो और चाहे वो शारीरिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे वो मानसिक रूप से और चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा क्यों ना हो, सबको एक साथ शिक्षा देनी है आपको। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। हाँ, उन्हें बताएंगे कि भाई यहाँ पे एक ऑप्शन बेटर है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। साधन संपन्न से मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर वो क्लास में जा रहा है तो उसके पास लेसन प्लान होना चाहिए। लेसन प्लान तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है एक टीचर के लिए। क्लास में जाने से पहले वो लेसन प्लान तैयार जरूर करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बच्चों का नुकसान हो रहा है। कि आप कुछ भी करके क्लास में टाइम पास करके आ गए, है ना, आपने उद्देश्यों को निर्धारित नहीं किया, नुकसान फाइनली बच्चे का है। तो आपको लेसन प्लानिंग चाहिए, उसके साथ ही साथ टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जैसे इसमें श्रव्य सामग्री भी हो सकती है, दृश्य सामग्री भी हो सकती है, कुछ चार्ट्स हो सकता है, कुछ मैप हो सकते हैं, इसमें कुछ मैथ्स पढ़ा रहे हो अगर आप तो आपके पास एवेकस वगैरह हो सकते हैं, कुछ मतलब जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप सामग्री लेकर जाइए। तो टीचर को ऐसा होना चाहिए। अगर टीचर ऐसा नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यानी अगर टीचर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि धन संपदा होना चाहिए, अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं है। अधिकारियों से क्या संबंध है यहाँ पे, उसको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उससे ये नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमारी क्लास में सभी टाइप के बच्चे हैं, सभी की जिज्ञासाओं को हमें क्या करना है, सभी की जिज्ञासाओं को ध्यान में रखना है और सभी की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं टीचर को क्या होना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो साधन लेके जाएगा, प्रसिद्धि के लिए नहीं। ये गलत हो गया है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक यानी कि इमोशनल समायोजन, इमोशनल यानी यहाँ पे इमोशनल समायोजन से मतलब है कि कई बच्चे क्या होते हैं, सब ग्रुप में बच्चे, कोई बच्चे जिद्दी टाइप के होते हैं, कोई बच्चे लड़के टाइप के होते हैं, कोई बच्चे शैतान टाइप के होते हैं, कोई बच्चे कैसे होते हैं, मतलब बहुत टॉकेटिव होते हैं, शरारती होते हैं। तो ये सब क्या बच्चे के संवेग हैं। तो ये सब संवेग, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये सभी आपके लिए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उससे बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण भी होगा कि उसे समझ होगी कहाँ पे उसे बोलना है, कैसे उसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ें उसमें डेवलप होंगी। कक्षा शिक्षण में भी ये हेल्प करेगा भाई, क्यों हेल्प करेगा कि टीचर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरे बच्चे भी उससे प्रभावित नहीं होंगे, है ना। अनुशासन में भी बच्चा रहेगा, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो आज के लिए कुछ इतना ही था। आपको ये क्लास कैसी लगी है अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितना भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।